हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। सबसे पहले आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी प्रमुख स्वर्णकाल के ऊपर। जितने भी स्वर्णकाल अभी तक हुए हैं, मुगल कला का हो, राजस्थानी शैली में मेवाड़ शैली का हो, किशनगढ़ शैली का हो, जयपुर शैली का हो, पहाड़ी शैली का हो, किसी भी शैली का स्वर्णकाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी स्वर्णकालों को हम अपने आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो ध्यान हमें ये रखना है कि जो स्वर्णकाल हमें याद हैं उन पे तो हमें वैसे भी मेहनत नहीं करनी क्योंकि हमें याद हैं, और जिनमें जो स्वर्णकाल हमें नहीं याद है उसे आज ही नोट करना है और आज ही इस चीज़ को याद करके ख़त्म कर देना है। क्योंकि जिसने कल के लिए रखा तो फिर वो कल कल होता जाएगा, कल कोई और वीडियो आ जाएगा, कल कहीं और इंगेज हो जाएंगे, वो चीज़ें रखी रह जाएंगी और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना पूर्णतः रहती है कि एक ना एक प्रश्न यहाँ से आता ही आता है। तो इसमें जो हम विविध कवर कर रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो उसी श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख स्वर्णकाल। इसमें कोशिश करेंगे कि वो सारे स्वर्णकाल कवर हो जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज का सबसे पहले हम टॉपिक कर लें। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख स्वर्णकाल। पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर आपने सॉल्व किए होंगे, आपने देखा होगा कि स्वर्णकाल से प्रश्न बने हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कि भारतीय कला का स्वर्णकाल। भारतीय कला का स्वर्णकाल। भारतीय कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? सबको याद होगा। किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। एकदम सरल से शुरू करेंगे फिर कठिन तक चलेंगे, ठीक है? और डेफिनेटली मैं कहता हूं कि इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपसे नहीं बनते, तो आप उन्हें भी अभी नोट करके आज ही याद कर लेना, ठीक है? चलो, पहला हो गया। दूसरा, भारतीय चित्रकला का दूसरा स्वर्ण युग अगर पूछ ले कि भारतीय कला का, चित्रकला का नहीं, अभी भारतीय कला शब्द, कला चित्रकला, इस पर बिल्कुल ध्यान रखना। भारतीय कला का दूसरा स्वर्णकाल। भारतीय चित्रकला का दूसरा स्वर्णकाल कहाँ देखने को मिलता है? मुगल काल में। अब मुगल काल में फिर कई स्वर्णकाल हैं, जैसे मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल अलग शासक के समय में, स्थापत्य कला का अलग शासन काल में, काव्य कला का अलग, कला का अलग, काल का अलग, तो कई हैं। तो उसे भी एक एक करके यहां पर कवर करेंगे। देखो देखो कौन कौन से मुगल में पूछता है। सबसे पहले मुगल कला का स्वर्णकाल। मुगल कला का स्वर्णकाल। कला शब्द आ गया, इसका मतलब क्या है? सभी कलाएं आ गई, यानी चित्र भी, मूर्ति भी, स्थापत्य भी, काव्य भी, संगीत भी। तो सारी चीजें अकबर के समय में थी, क्योंकि मुगल काल में अकबर का काल वह काल है जिसमें किताबें भी लिखी गई, संगीतकार तानसेन जैसा संगीतकार भी उनके पास था, अच्छे अच्छे लेखक भी थे, अच्छे अच्छे चित्रकार भी थे, और मूर्तियों का निर्माण भी उन्होंने कराया था। जैसे हम देखेंगे कि जो उनके किले हैं, किलों के सामने हाथियों की मूर्ति बनवाई थी उन्होंने, तो मूर्ति कला का भी स्वर्णकाल। तो सारी कला इनके समय में थी। किसके समय में? अकबर के समय में। तो मुगल कला का स्वर्णकाल किसके समय में? अकबर के समय में। अब यहीं पर देखना थोड़ा सा अंतर होता है इस प्रश्न में। मुगल काल का स्वर्णकाल, मुगल काल का स्वर्णकाल। जब हम एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखते हैं ना, तो हमको ये काल भी कला दिखता है, इसलिए ध्यान रखना काल और कला दोनों में अंतर है। कला अलग शब्द है, काल अलग शब्द है। काल मतलब समय। तो समय मुगल काल में किसका अच्छा है?
भाई मुगलों की जब हम बात करते हैं वैसे समय काल की दृष्टि से, तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, शाहजहां फोकस होता है, इसलिए शासन काल की जब बात आती है शाहजहां का काल माना जाता है। तो काल की जब बात करेंगे मुगल काल का स्वर्ण काल तो शाहजहां के समय। काल, कला अकबर, काल शाहजहां। इसके बाद मुगल चित्रकला, सब जानते होंगे, मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को माना जाता है? जहांगीर के काल को। ये तो सबसे बनता है। वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। मुगल स्थापत्य कला का, अब स्थापत्य कला का नाम आए और ताजमहल की बात ना और शाहजहां का नाम ना हो तो ही नहीं सकता स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके समय में था? तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के समय को माना जाता है। फिर इसके बाद मुगल संगीत। संगीत तो सबको पता होगा, तानसेन का नाम याद रखना, किसके समय में था? मुगल संगीत कला का स्वर्णकाल। तो संगीत कला का स्वर्णकाल किसके समय में था? तानसेन, अकबर के समय में था, तो अकबर के समय। फिर मुगल साहित्य का स्वर्णकाल, मुगल साहित्य कला का स्वर्णकाल, क्योंकि सर्वाधिक पोथी चित्रण किसके समय में हुए थे? अकबर के समय में। ठीक। अब इसी में एक बात ध्यान रखना, अगर पूछे भारतीय चित्रकला की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, तो भारतीय चित्रकला की रीढ़ की हड्डी मुगल शैली को ही कहा जाता है। ठीक है, भारतीय चित्रकला की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मुगल काल को। अब चूंकि हम इस वीडियो में स्वर्णकाल कवर कर रहे हैं इसलिए उन्हें नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना मुगल शैली का पतन किसके समय से दिखाई देता है? तो दिखाई देने की जब बात आएगी तो दिखाई शाहजहां के समय से देने लग जाता है। तो मुगल चित्रकला शैली का पतन किसके समय से दिखाई देने लगता है? शाहजहां के समय से। क्यों? क्योंकि शाहजहां चित्र पर इंटरेस्ट नहीं लेता था। और किसके समय में पतन हो गया? तो पतन तो औरंगजेब के समय में हुआ था। लेकिन अगर कभी ऐसे प्रश्न आए कि किसके शासनकाल में दिखाई देता है, तो दिखाई शाहजहां के समय में देने लगा था। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। इतनी चीजें लगभग उम्मीद है कि बनती होंगी आप सभी से। अब आ जाते हैं हम मेवाड़ शैली में। तो प्रश्न है मेवाड़ शैली का, मेवाड़ की, एक मिनट, मेवाड़ की कला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? अगर पेपर में आए तो क्या लगाएंगे? क्योंकि मेवाड़ शैली में जगत सिंह का काल हमने पढ़ रखा है, लेकिन ध्यान रखना मैंने वीडियो में भी अच्छे समझाया है कि जगत सिंह जो है वो केवल चित्रकला का श्रेय उन्हें दिया गया, बाकी सारे स्वर्णकाल राणा कुंभा के नाम पर। क्यों? क्योंकि राणा कुंभा ने स्थापत्य कला में बहुत अच्छा काम किया, कुंभलगढ़ का किला बनवाया, चीन के बाद विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची दीवार में गिनी जाती है, तो कुंभलगढ़ का किला बनवाया, विजय स्तंभ बनवाया, तो बड़ी इमारत उनके समय में। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर खुद लिखे,
तो काव्य कला का स्वर्णकाल उन्हीं के समय में था। और संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, संगीत शब्द है, इसका मतलब ये कि संगीत के भी अच्छे जानकार थे, संगीत कला का भी स्वर्णकाल उन्हीं के समय में। खुद लिखा तो काव्य कला का स्वर्णकाल भी उन्हीं के समय। तो मेवाड़ शैली के सारे स्वर्णकाल राणा कुंभा के पास हैं। अब वो चाहे कला का पूछे, स्थापत्य कला का पूछे, काव्य कला का पूछे, संगीत कला का पूछे, सारे स्वर्णकाल राणा कुंभा के नाम होंगे, एक छोड़ करके। कौन सा? चित्रकला। क्यों? क्योंकि चित्रकला किसके समय में था? मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णकाल जगत सिंह के समय में हो जाएगा। मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णकाल, केवल चित्रकला आएगा तभी बस इनका नाम रखना, बाकी सब राणा कुंभा। स्वर्णकाल, मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णकाल जगत सिंह, जगत सिंह के शासनकाल को माना जाता है। बहुत अच्छे पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान रखना। सारे स्वर्णकाल राणा कुंभा के नाम, और चित्रकला बस केवल चित्र, चित्र में काम इन्होंने किया। राणा कुंभा के समय में चित्र उतने नहीं बने थे जो इनके समय में बनाए गए। इसके बाद आगे देखेंगे, जयपुर शैली का स्वर्णकाल किसके समय माना जाता है? जयपुर शैली का स्वर्णकाल, भाई सवाई जयसिंह द्वितीय की बात करते हैं, उन्होंने जयपुर या जयनगर की स्थापना की थी, बाद में वो जयपुर नाम से जाना गया। लेकिन शैली का स्वर्णकाल किसके समय में था? तो हम लगाएंगे वहां राणा सवाई प्रताप सिंह। क्या लिखेंगे? सवाई प्रताप सिंह के समय में। इसके बाद राजस्थानी शैली की दूसरी देखेंगे तो बीकानेर शैली, राजस्थान की बीकानेर शैली का स्वर्णकाल किसके समय को माना जाता है? याद करो, बीकानेर शैली के स्वर्णकाल की जब हम बात करते हैं तो किसके समय को माना जाता है? तो बीकानेर में अनूप सिंह के समय, अनूप सिंह का काल बीकानेर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। उसके बाद बूंदी शैली, बूंदी शैली का स्वर्णकाल, ये भी पेपर में पूछता है। और कोटा शैली का स्वर्णकाल, कोटा शैली का स्वर्णकाल। अब इन दोनों में उम्मेद सिंह का ही नाम आता है, उम्मेद सिंह का ही नाम, दोनों उम्मेद सिंह ही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा बताते हैं, अब कितना सही है वो तो हम भी किताबों में स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि दोनों में उम्मेद सिंह ही नाम आता है। बूंदी शैली वाले जो राजा हैं, बूंदी शैली वाले उम्मेद सिंह में राव शब्द लगा है, राव उम्मेद सिंह, और उसमें राजा उम्मेद सिंह, उसमें राव नहीं लगा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि दोनों एक ही हैं, अंतर हो सकता है, क्योंकि शायद उसको मैंने जितना अध्ययन किया मुझे उसमें ऐसा कोई अंतर समझ में नहीं आया। लेकिन किताबों में जब हम पढ़ते हैं तो बूंदी शैली का स्वर्णकाल राव उम्मेद सिंह, इसमें राव शब्द लगा देते हैं। तो आप केवल उम्मेद सिंह याद रखना, राव उम्मेद सिंह और राजा उम्मेद सिंह ऐसे दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, एक ही रहेगा। तो राव उम्मेद सिंह और कोटा शैली राजा उम्मेद सिंह। तो मेरे हिसाब से दोनों एक ही हैं, संभवतः नहीं भी हो सकते हैं, तो उस पर अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है। उम्मेद सिंह हमें याद रखना है बस। और एक चीज़ और ध्यान रख लेना, ठीक है, राव शब्द बूंदी वाले में लगा, अगर दोनों इकट्ठा आ गया तो बूंदी वाले में राव जोड़ देना, बाकी राजा उम्मेद सिंह, ठीक है, क्योंकि इस पर हम खुद भी क्लियर नहीं है। तो इसी किताब में इसी तरीके से लिखा हमें मिलता है। उसके बाद किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली ये बार बार पूछा जाता है और ये लगभग सबको प्रीवियस ईयर रटते रटते याद भी हो गया होगा। किशनगढ़ शैली का
स्वर्णकाल। और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल किसके समय को माना जाता है? राजा सावंत सिंह। अच्छा, एक चीज और है, इन्हीं सावंत सिंह का नाम क्या था? नागरीदास। तो सावंत सिंह ऑप्शन में ना दे करके अगर नागरीदास दे दे तो ध्यान रखना, नागरीदास उपनाम से यही कविताएं लिखा करते थे अपनी प्रेमिका के लिए। आगे देखते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं पहाड़ी शैली में। तो पहाड़ी शैली में बसोहली शैली का स्वर्णकाल पेपर में पूछा गया कि बसोहली शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है? तो हम इसमें देखेंगे कृपाल पाल। कृपाल पाल, कृपाल पाल के शासनकाल को बसोहली शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। इसके बाद कांगड़ा शैली, जैसे किशनगढ़ इंपॉर्टेंट है वैसे ही पहाड़ी में कांगड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये खूब पूछे गए हैं ये दोनों प्रश्न और रिपीट भी हुए हैं खूब। कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल, कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल जब हम देखेंगे तो ये हमें संसार चंद्र के समय में मिलता है। संसार चंद्र, सावंत सिंह, इनमें कंफ्यूजन भी खूब होता है। शुरुआत में जब आप पढ़ोगे तो संसार चंद को सावंत सिंह लगा दोगे, सावंत सिंह की जगह संसार चंद को लगा दोगे। तो ध्यान रखना, सावंत सिंह जो है वो किशनगढ़ में है यानी राजस्थान के हैं, जो संसार चंद्र हैं वो पहाड़ी शैली के हैं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आगे देखेंगे तो नूरपुर शैली, नूरपुर शैली के बारे में पूछा जा चुका है। ठीक है, मिलान में पूछा गया था, स्वर्णकालों का मिलान एक बार आया था। नूरपुर शैली का स्वर्णकाल, नूरपुर शैली का स्वर्णकाल ये जगत सिंह के समय में है। जगत सिंह के शासनकाल को माना जाता है। ठीक, तो इस प्रकार कुछ और अगर हम देखेंगे तो एक तो है कि भारतीय कांस्य मूर्तियों का स्वर्णकाल किस काल को माना जाता है, अगर पूछा जाए तो ये प्रश्न जल्दी से कमेंट करके बताएं कि भारतीय मूर्तिकला का स्वर्णकाल भारतीय मूर्तिकला का स्वर्णकाल किस काल को माना जाता है? तो भारतीय मूर्तिकला का जो स्वर्णकाल है वो चोल काल को माना जाता है। चोल काल को माना जाता है। ठीक है, तो सॉरी, भारतीय मूर्तियों का नहीं, भारतीय कांस्य मूर्तियों का। ठीक है, क्योंकि वैसे तो फिर कई हो जाएंगे, इसमें विवाद आ जाएगा। भारतीय कांस्य मूर्तियों का, क्योंकि कांस्य मूर्तियों के प्रमाण शुरुआत में हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उतनी मात्रा में मूर्तियां हमें कांसे की वहां देखने को नहीं मिलती हैं। वहां सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कांसा धातुओं को मिश्रित करके मिश्र धातु कांसा की खोज तो कर ली थी, लेकिन उन्होंने कांसे का प्रयोग ज़्यादा नहीं किया है। कभी आए कि किस धातु का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लोगों ने अधिकांशतः किया है, तो उन्होंने तांबे का प्रयोग ज़्यादा किया है, कांसे का कम। जबकि चोल काल में हम देखेंगे तो इसमें कांसे का भरपूर प्रयोग किया गया है, इसीलिए कांस्य मूर्तियों का स्वर्णकाल जो होगा वो चोल काल को माना जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक समय काल पूछा जाता है कि स्वर्णकाल किस सन में था। राजस्थानी शैली का स्वर्णकाल किस सन में था? शताब्दी की अगर बात करें तो राजस्थानी
चित्रकला का स्वर्णकाल। तो राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल, जब पूरे राजस्थानी की बात करेगा तो समय काल पूछेगा। तो समय काल पूछने कार्ल खंडालावाला ने 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य इसका स्वर्णकाल बताया है। लेकिन अब पेपर में अगर आ जाए कि राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है 16, 17, 18, 19, सारे ऑप्शन में और कोई एक टिक करना है, तो ऐसी स्थिति में हम 18वीं शताब्दी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 18वीं शताब्दी। ठीक है, तो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल कार्ल खंडालावाला के अनुसार 17वीं से 18वीं शताब्दी और मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी मानेंगे। तो इस प्रकार स्वर्णकाल वाले वीडियो हमारे कवर होते हैं। तो इसको आपसे जितने बनते हैं उतने अच्छी बात है, बहुत अच्छी, सब बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे नहीं बनते हैं, चाहे नूरपुर शैली की बात हो, चाहे जयपुर शैली की बात हो, तो जो आपसे नहीं बनते हैं उनको आज ही नोट कर लें और अपने आप को समय दें थोड़ा, क्योंकि आपको अपनी कमियों पर काम करना है। जितना कमियां दूर करके एग्जाम हॉल में बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए डेली कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, और नया में ये ध्यान रखना कि आप अपने टॉपिक से ना भटक जाओ। ऐसा ना हो कि आपको पढ़ना कहीं और है, आप पढ़ कुछ और भी रहे हो। तो जो चीज़ें एग्जाम में आने वाली हैं उन्हीं पर फोकस रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। अपने दिमाग में कभी भी ये मत आने दें कि ये चीज़ मुझसे बनती है या उधर से तो हम कर ही लेंगे। अजंता शैली, जिनको जिनको लगता है कि अजंता शैली वही अजंता, 29-30 गुफाएं, हीनयान महायान और चैत्य विहार, 1, 2, 9, 10, 16, 17 चित्र, यही तो पूछता है। ऐसा नहीं है। अजंता में अगर डीपली क्वेश्चन थोड़ा सा अगर हम देखें तो अजंता 3 दिन का मैटर है पढ़ने के लिए। अजंता में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और ऐसे भी प्रश्न बन जाएंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। इसलिए किसी भी टॉपिक को छोटा मत समझना, बनता है तब भी रिवीजन करते रहना। कब तक? जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। पेपर हो जाने के बाद तो फिर आप फ्री हो, फिर मत पढ़ना, आराम से घूमो फिरो, सो, जो करना हो करो। लेकिन जब तक पेपर है किसी टॉपिक को कम नहीं समझना है। पढ़ चुके हो अच्छी बात है, एक बार फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, पढ़ते रहो जब तक पेपर नहीं हो जाएगा। जहां आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि मुझसे वो चीज़ बनती है, वहां समझो कि वो चीज़ आपके डाउन होनी शुरू हो गई। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।